हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन सिंह फिर से वापस आ गया हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए देखते हैं, हम फिर से वापस आ गए हैं आपकी अपनी हिंदी की क्लास लेकर के। और हिंदी की क्लास में आज हमारा लेक्चर तीसरा चलने वाला है। तो चलिए सभी लोग जो हैं तैयार हो जाएं और रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर के, और शुरू करते हैं यूपी बोर्ड की तैयारी करते हुए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए सभी लोग जो है तैयार हो जाएं और हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में जो चल रही थी। जो पीछे हमने बताया था 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था इसके सिलेबस के बारे में, और दूसरे लेक्चर मैंने शुरुआत किया था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 में देखने वाले हैं छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें रचनाकारों को और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, क्या उन्होंने कौन कौन से रचनाकार थे और उन्होंने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी थी, और भी किस युग में। तो बात करते हैं छायावाद युग की। इसको हमने शुक्ल युग के नाम से भी जाना था, और एक छायावादोत्तर युग है। छायावादोत्तर युग को हमने शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना है। और शुक्लोत्तर युग जो है, क्योंकि हमारे जो हिंदी की क्लास में है, यानी कहने का मतलब जो हमारे हिंदी सिलेबस में है, तो वो आपके क्लास 10 के अनुसार केवल 2 ही रखे गए हैं, इसमें छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो हम अपने सिलेबस के अनुसार ही जो तैयारियां करेंगे, और हमें ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, रेडी हो जाएं और सब लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलेंगे। तो पहले देखते हैं इसके छायावादी युग के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में। तो इधर रचनाकार हैं, आप ये सोचते होंगे यहाँ कल हमने लेखक लिखा था, तो लेखक और कवि दोनों रचनाकार के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था, तो वहाँ शायद हमने यहाँ पे लेखक लिख दिया था। ठीक, तो इसमें हमने रचनाकार लिख दिया है, इसके अंतर्गत कवि और लेखक दोनों आ जाते हैं। तो हम देखते हैं इन रचनाकार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो जो हमारे छायावाद युग के लेखकों में जो प्रमुख रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कामायनी, आंसू, लहर। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है एक। ठीक है, फिर हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये भी छायावाद युग की लेखिका हैं। ठीक है, ये भी छायावाद युग से संबंध रखती हैं। इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी थी, तो देख सकते हैं आप, यामा, नीरजा, रश्मि, निहार, ये रचनाएं इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तीसरे हैं इसमें सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावाद युग से संबंध रखते हैं। इन्होंने लिखा है पल्लव, गुंजन और ग्रंथि, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अगले लेख जो कवि हैं हमारे यहाँ रचनाकार हैं, वो है निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो हमने केवल निराला यहाँ पे दिखाया है। तो निराला इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं परिमल, गीतिका। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा रचनाएं याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सभी लेखकों के लगभग जितने हम दिखा रहे हैं, इनको यदि आप याद रख पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि जो लेखक इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको। निराला जी की रचनाएं परिमल और गीतिका हो गई, तो आपको कम से कम 1 या 2 या 3 रचनाएं ही ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला युग है जो, वो है छायावादोत्तर युग। यही युग यानी छायावादोत्तर युग और छायावाद युग, यही आपके सिलेबस में रखे गए हैं, इसलिए हम इनके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब है छायावादोत्तर युग। इस युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मानी जाती हैं। ठीक, इसके जो कवि हैं, या हम रचनाकार भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो इस युग के समय सीमा हमने बता दी है कि 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। और इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार जिसके हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं और नरेंद्र शर्मा जी हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी दिए गए हैं,
तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हैं, उर्वशी और हुंकार, ये 2 रचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर देते हैं दूसरे नंबर पे, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी आए हैं, इनकी रचनाएं क्या दी गई हैं, कुमकुम और उर्मिला, ये 2 रचनाएं इनकी हो गई। आपको ज़्यादा नहीं याद करना, केवल 2 रचनाएं ही याद करनी होंगी, ठीक है। 2 रचनाएं यदि आप याद कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको सिलेबस कराया जा रहा है केवल आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अगले जो लेखक हैं, आपके अगले रचनाकार जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी रचना क्या है, मधुबाला और मधुशाला, याद रखिएगा, मधुशाला और मधुबाला, ये 2 रचनाएं इनकी याद रखिएगा। रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन हम जितने आपको लिखे हैं यहाँ पे तो ये समझ लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। नहीं, नेड़ का निर्माण फिर इन्हीं की रचना है। और अब आगे देखते हैं हम नरेंद्र शर्मा के बारे में। तो नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं मिट्टी और फूल, और अगली रचना है प्रभात फेरी, ठीक है। तो अभी आप इतने रचनाएं देख पाए। अब यहाँ तक पूर्ण होने के बाद अब मैं ऊपर जो है और कुछ लिखने जा रहा हूँ, जो कि विकल्पी क्वेश्चन में कुछ लिखूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दिए गए थे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से वो केवल इतना ही दिया गया था, ठीक। अब मैं कुछ विकल्पी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो ऑनलाइनर होंगे, जो आपके विकल्पी क्वेश्चन में सहायता करेंगे, ठीक है। जैसे देख पा रहे हैं आपकी अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 नंबर जो है बहुविकल्पी आए हुए थे, तो उसी के अनुसार जो है हम तैयारी करा रहे हैं। तो कम से कम हम जो है 50 से 60 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी करने वाले हैं। तो इसलिए सब लोग जो है उनकी नोट्स बनाएंगे और मैं जो है यहाँ एक एक करके क्वेश्चन लिखूँगा और उनके आंसर भी लिखूँगा, ठीक है, जो आपके कोर्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं इनको इरेज करने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसकी नोट्स बना लिए होंगे। यदि नहीं भी बना पाए हैं तो मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आप इनको एक एक करके देखते चलें और एक एक करके इनका जवाब भी दीजिए और रिवीजन करते चलिए, ठीक है। इनकी नोट्स बनाते चलिएगा और रिवीजन भी करना है इनको, ठीक है। अगर इनका रिवीजन आप नहीं करेंगे तो आगे चलकर भूल भी सकते हैं, ठीक। इससे ये नंबर जो होंगे आपके एकदम सॉलिड होंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, अगर ज़रा भी त्रुटियाँ होती हैं तो सीधे 1 नंबर कट जाता है। तब भी आप ये ना सोचिए कि हमारे लिए जो है कुछ सरल हुआ है, बल्कि कठिन हुआ एक तरह से। अगर हम सॉलिड तैयारी नहीं करते हैं तो इनके मार्क्स सीधे सीधे आपके कट जाएंगे। अगर आप 4-5 भी गलत कर देते हो ना तो 4-5 नंबर थोड़े से नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा। और आइए देखते हैं कि करके हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो देखते हैं इसका जो हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा है श्रृंगार रस मंडन, रचना के लेखक कौन से हैं। अच्छा, ये रचना का नाम दिया गया है श्रृंगार रस मंडन और इसके रचनाकार का नाम बताना है, वो रचना के लेखक का नाम बताना है या रचनाकार का नाम बताना है, ठीक है। तो जो श्रृंगार रस मंडन है ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा रचित है, ठीक। नंबर 3 पे आते हैं, अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। अमीर खुसरो को देखिए, इनकी रचना थी पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ और मुकरियाँ ये किसकी रचनाएं थी, अमीर खुसरो की, ठीक है। तो एक एक करके हम याद करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो इनकी क्रमशः बढ़िया नोट बनाते चलेंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये भूल भी जाएंगी, ठीक है। और बार बार आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग इसकी नोट्स बनाते चलें, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो चलिए आगे और आगे देखते हैं। फिर है निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे और 4 विकल्प आपको दिए भी जाएंगे आपके पेपर में, और उसमें से आपको एक को टिक करना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे जान गए कि छायावादी युग के लेखक कौन से हैं, तो इससे पहले भी मैं पीछे भी लिखा चुका हूँ कि छायावादी युग के लेखक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे केवल एक ही दिया गया है ना। कौन सा दिया गया है छायावादी युग के लेखकों में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला मैंने पीछे भी लिखाया है, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला आदि लेखकों के नाम मैंने यहाँ लिखाए हैं।
और यहाँ पे केवल एक आया है, आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन से हैं। ठीक है, फिर है नंबर 5, द्विवेदी युग की काल अवधि कितनी है। ठीक है, यानी द्विवेदी युग की जो काल अवधि है, समय सीमा है, वो कितनी मानी जाती हैं, तो सन 1990 से 1922 तक मानी जाती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण फिर, ये 2 रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नेड़ का निर्माण फिर, ये किस लेखक की रचनाएं हैं, तो आप बता सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं दोनों। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नेड़ का निर्माण फिर, ये 2 रचनाएं हैं, ये दोनों किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, वैसे सभी लोग जानते होंगे आज अमिताभ बच्चन जो है पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, से ये सभी लोग जानते हैं। तो उनके पिताजी जो है लेखन का कार्य करते थे। अब आगे देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन हो गए। अब है नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं, तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। अगर ये आपको नीचे न दिख रहा हो तो मैं बता दूं कौन थे, सदल मिश्र। तो ये आपको दिख रहा है, सभी लोगों को देख लीजिए, सब लोग इसको नोट्स बना लें इसी की, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी मैंने यहाँ केवल 7 क्वेश्चन कराए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कितने क्वेश्चन कराए मैंने, 7 क्वेश्चन कराए। इस तरह से मैं कम से कम नहीं तो लगभग आपको 100-150 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपकी परीक्षा में आपकी सहायता होगी काफ़ी। ठीक है ना, चलिए इसकी नोट्स बना लीजिए, और इसके आगे जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 के आगे से चर्चा जो है आपकी लेक्चर 4 में करेंगे। अभी यहाँ लेक्चर 3 आज चला है, ये लेक्चर 3, और कल लेक्चर 4 चलेगा। इसके आगे की चर्चा मैं करूँगा आपसे विकल्पीय क्वेश्चनों में। ठीक है, ये आपके शायद 20 नंबर के साल आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से जो है पढ़ाई कीजिए और इनकी नोट्स बनाइए। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।